आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समझ उपस्थित हूँ। जैसा कि आपको पता होगा, इस चैनल के माध्यम से 500 प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है। तो देखते हैं इन 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न 1, षडानन का संधि विच्छेद होगा। 1, संग प्लस आनन। 2, संग प्लस आनन। 3, सट प्लस आनन। 4, सडा प्लस नन। इसका विकल्प 3 सही है, सट प्लस आनन। यहाँ पर व्यंजन संधि है। मित्रों, संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि वहाँ होती है जहाँ पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण दोनों ही स्वर होते हैं। और व्यंजन संधि में पहला वर्ण व्यंजन होगा और दूसरा वर्ण स्वर या व्यंजन में से कुछ भी हो सकता है। विसर्ग संधि में पहला वर्ण क्या होगा? विसर्ग होगा और दूसरा वर्ण स्वर या व्यंजन में से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर व्यंजन संधि है। यहाँ पहले वर्ण की जगह तीसरा वर्ण हो गया है, जैसे टा की जगह डा हो गया है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 2, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अधर धरत हरिके परत, ओठ दीठ पट ज्योति, हरित बास की बाँसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। 1, विभावना। 2, विशेषोक्ति। 3, अतद्गुण। 4, तद्गुण। इसका विकल्प 4 सही है, तद्गुण। तद्गुण अलंकार वहाँ होता है जहाँ कोई वस्तु अपना गुण छोड़कर, माने जो उसका स्वाभाविक गुण होता है उसको छोड़कर पास की वस्तु का गुण धारण कर लेती है। जैसे कि यहाँ पर हरे बास की बाँसुरी श्री कृष्ण के अधरों के संपर्क में आती है और वो इंद्रधनुष के रंगों में बदल जाती है। अगला प्रश्न। प्रश्न 3, चिकरहि मरकट भालू छलबल करहि जहि, खल खीझहि पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है? 1, प्रसाद। 2, ओज। 3, माधुर। 4, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका विकल्प 2 सही है, ओज। जहाँ बल और वीरता का प्रदर्शन होता है वहाँ ओज काव्य गुण होता है। माधुर गुण कहाँ होता है? वह शब्द जो सुनने में बहुत ही मधुर लगते हैं, वहाँ पर माधुर गुण होता है। माधुर गुण मित्रों विशेषकर श्रृंगार और करुण रस में पाया जाता है। प्रसाद गुण वहाँ होता है जहाँ शब्दों में ना बहुत ज़्यादा वीरता या उत्साह का वर्णन रहता है। यहाँ मधुर शब्द तो होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब मध्यम शब्द होते हैं, ना बहुत ज़्यादा ओज से परिपूर्ण और ना बहुत ज़्यादा मधुर। और प्रसाद गुण की सबसे बड़ी विशेषता ये है, जब हम इसको पढ़ते हैं, जब हम इन काव्य पंक्तियों के पढ़ते हैं तो तुरंत हमारी समझ में आ जाता है उसका अर्थ। तो वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। अगला प्रश्न। प्रश्न 4, उच्चारण स्थान के आधार पर यहाँ व्यंजन है। 1, तालव्य। 2, मूर्धन्य। 3, कंठ। 4, ओष्ठ्य। इसका विकल्प 1 सही है, तालव्य। तो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं, हमारी जीभ हमारे मुंह के किसी न किसी भाग को जहाँ स्पर्श करती है वही स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या कुल 25 होती है और इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। कवर्ग, जिसमें का, खा, गा, घा, अंगा आते हैं, इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। फिर चा वर्ग, इसमें चा, छा, जा, झा, या आते हैं, इनका उच्चारण स्थान तालव्य होता है। फिर टा, ठा, डा, ढा, अणा, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। फिर ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना, इनका उच्चारण स्थान दंत होता है, जिसके उच्चारण में जीभ हमारे दोनों दांतों के बीच में आ जाती है। फिर पा वर्ग, जिसका उच्चारण स्थान ओष्ठ्य होता है, जिसमें दोनों ओठ जुड़ जाते हैं। इसमें पा, फा, बा, भा, मा वर्ण आते हैं। तो
ये यहाँ जो है, यहाँ का उच्चारण स्थान तालु या तालव्य है। ये चा वर्ग में आता है, चा छा जा झा यहाँ। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 5, हिंदी के अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? 1 अंगा, 2 त्रा या त्रा नहीं होगा, ये या होगा, या। 3 अणा, 4 या। इसका विकल्प 4 सही है, या अनुस्वार का ध्वनि का सूचक नहीं है, या का अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आएगा। इसे अर्धस्वर भी कहते हैं और इसका उच्चारण स्थान तालु होता है। मित्रों, प्रत्येक स्पर्श व्यंजन के जो पंचम वर्ण होते हैं उन्हें अनुस्वार या नासिक वर्ण कहते हैं, जैसे अंगा, या, ड़ा, ना, मा। इनकी संख्या 5 होती है। अगला प्रश्न। प्रश्न 6, जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश, काल और परिस्थिति में एक समान रहता है उसके लिए उपयुक्त शब्द है। 1 अलौकिक, 2 स्थिर चित्त, 3 शांत चित्त, 4 समदर्शी। इसका विकल्प 3 सही है, शांत चित्त। अगला प्रश्न। प्रश्न 7, कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नयनन ही सो बात, में कौन सा रस है? 1 विप्रलम्ब, 2 संयोग श्रृंगार, 3 शांत, 4 अद्भुत। इसका विकल्प 2 सही है, संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार रस वहाँ होता है जहाँ नायक नायिका, पति पत्नी या स्त्री पुरुष के मिलन का वर्णन होता है। ये मित्रों जो है, ये दोहा बिहारी द्वारा रचित है जो रीतकाल के कवि हैं। और ये यहाँ पर ऐसा होता है, एक हाल होता है, वहाँ सभा लगी होती है, तो वहाँ पर 2 प्रेमी प्रेमिका होते हैं, मतलब एक प्रेमी प्रेमिका होते हैं। तो उस भरी हुई सभा में जहाँ बहुत से लोग रहते हैं, ये दोनों नेत्रों ही नेत्रों में कुछ कहते हैं, तो जिससे नायिका रीझ जाती है। फिर दोनों के नेत्रों में कुछ बात होती है, फिर नायक खींचता है, फिर दोनों के नेत्र मिलते हैं और मिलकर खिल उठते हैं कोई बात करके, फिर नायिका लजा जाती है। तो इस प्रकार से ये सब भरे भवन में नयनों ही नयनों में सारी बातें कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस है। विप्रलम्ब या वियोग श्रृंगार रस वहाँ होता है जहाँ नायक नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है। शांत रस कहाँ होता है? शांत रस वहाँ होता है जहाँ संसार से निस्सारता का वर्णन होता है, इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। ये वहाँ होता है कोई ऐसी वस्तु, व्यक्ति या प्राणी जिसको देखकर आपको बहुत आश्चर्य हो, जो आपने पहले कभी ना देखा हो। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 8, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? 1 मेजपोश, 2 मिठास, 3 सौतेला, 4 सरलता। इसका विकल्प 3 सही है, सौतेला। सौतेला शब्द विशेषण है। जैसे मान लीजिए आपका कोई सौतेला भाई हो, तो आप उसके लिए कहोगे मेरा भाई, ये मेरा सौतेला भाई है। तो उस भाई की क्या विशेषता हो गई कि वो सौतेला है। मेजपोश, मेजपोश क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि मेजपोश तो बहुत से होते हैं। मिठास क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। मीठा शब्द क्या होगा? विशेषण होगा, और मिठास भाववाचक संज्ञा। सरलता क्या है? सरलता भी भाववाचक संज्ञा है। सरल शब्द विशेषण है और सरलता है भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न। प्रश्न 9, निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? 1 कौन, 2 कोई, 3 उसने, 4 10 गुना। इसका विकल्प 4 सही है, 10 गुना। 10 गुना संख्यावाचक विशेषण है, अन्य तीनों ही सर्वनाम हैं। ये कौन क्या है? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई और कुछ 2 शब्द आते हैं। उसने अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न। प्रश्न 10, सर पर पाँव रखकर भागना मुहावरे का अर्थ है। यहाँ होना चाहिए सिर पर। 1 सर्कस दिखाना, 2 करतूत दिखाना, 3 तुरंत भाग जाना, 4 चोट पहुँचाना। इसका विकल्प 3 सही है,
तुरंत भाग जाना। अगला प्रश्न, प्रश्न 11, दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है 1 दू, 2 बी, 3 औ, 4 उपर्युक्त सभी। इसका विकल्प 1 सही है, दू। दुर्व्यवहार शब्द में दो उपसर्ग भी हो सकता है और मित्रों यहाँ दुर्उपसर्ग भी आ सकता है। तो देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी स्रोत का है? 1 रोशनदान, 2 आलस, 3 उलूक, 4 आज। इसका विकल्प 1 सही है, रोशनदान। अगला प्रश्न, प्रश्न 13, सामिश का विलोम शब्द है 1 आमिष, 2 अनमिष, 3 निरामिष, 4 निर्मिष। इसका विकल्प 3 सही, निरामिष। सामिष का अर्थ होता है मांस युक्त भोजन और इसका विलोम होगा निरामिष। निरामिष का अर्थ होता है मांस रहित भोजन। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, निम्नलिखित में से अभ्र का पर्यायवाची है? 1 रत्नाकर, 2 बादल, 3 आकाश, 4 पवन। इसका विकल्प 2 सही है, बादल। बादल के कुछ मुख्य पर्यायवाची हैं मेघ, जलद। जलद मित्रों बादल का पर्यायवाची होगा, अगर जलज लग जाए, जा आ जाए तो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। पर्जन्य, जगजीवन, अम्बुद। अम्बुद बादल का पर्यायवाची, अगर अम्बुज हो जाएगा, जा लग जाए तो ये कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। घन, नीरद, जलधर आदि ये सब बादल के पर्यायवाची हैं। मित्रों एक बात का विशेष ध्यान रखना, अगर जा आ जाए, नीरज, जलज, तब ये कमल का पर्यायवाची हो जाएगा और अगर दा आ जाए तो ये बादल का पर्यायवाची होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 15, कतिपय हिंदी वैयाकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? 1 क्रिया के लिए, 2 विशेषण के लिए, 3 संज्ञा के भेद के लिए, 4 सर्वनाम के लिए। इसका विकल्प 4 सही है, सर्वनाम के लिए। तो हिंदी वैयाकरणों के अनुसार संज्ञा के प्रतिनिधि या संज्ञा के बदले में प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद कितने हैं मित्रों? तो भेद या प्रकार पूछा जाए तो आप 6 लिखोगे। ये 6 कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। और यदि सर्वनाम की संख्या पूछी जाए तो आप 11 लिखोगे। ये 11 हैं। कौन क्या कोई, कौन क्या कोई कुछ, जो सो, ये वो, जो सो। हाँ मित्रों मैं फिर से बता दे रही हूँ, जो सो, कौन क्या कोई कुछ। तो इस प्रकार से सर्वनाम की संख्या पूछी जाए तो आप क्या लिखे हुए? 11। ये वो, जो सो, कौन क्या कोई कुछ। सर्वनाम की संख्या इस प्रकार से 11 हुई और यह सर्वनाम के भेद या प्रकार पूछे जाएं तो आप लिखोगे 6। अगला प्रश्न, प्रश्न 16, किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग नहीं है? 1 सुनहरा, 2 पाठक, 3 लड़ाई, 4 दर्शनी। इसका विकल्प 3 सही है, लड़ाई। लड़ाई जो है ये कृत प्रत्यय है, अन्य सभी तद्धित प्रत्यय हैं। तद्धित प्रत्यय मित्रों वहाँ होता है जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द के अंत में लगते हैं, और जो कृत प्रत्यय होता है उससे बने शब्द कृदंत कहलाते हैं और वो क्रिया के अंत में लगता है। जैसे अब आप पहचानोगे कैसे कि कौन सा कृत प्रत्यय, कौन सा तद्धित प्रत्यय? तो इसकी पहचान के मित्रों बहुत ही आसान तरीका है। जैसे लड़ाई में मूल धातु क्या है? लड़। तो लड़ जो मूल धातु होती है उसमें ना आप जोड़ दो। अगर उसका ना जोड़ने पर सार्थक अर्थ निकलता है तो आप बिल्कुल बिना कुछ सोचे विचारे
आप लगा दो कृत प्रत्यय, और अगर ना जोड़ने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है तो आप लगा दो तद्धित प्रत्यय। जैसे लड़ाई में लड़ मूल धातु है, इसमें ना जोड़ दो, लड़ प्लस ना बराबर लड़ना, तो इसका सार्थक अर्थ निकल रहा है ना जोड़ने, इसलिए यहाँ पर कृत प्रत्यय है और अन्य सभी तद्धित प्रत्यय हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 17, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 1, मैं अपना कार्य स्वयं कर देता हूँ। 2, परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए। 3, शायद वो अवश्य आएगा। 4, भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं। तो मित्रों इसका विकल्प 2 सही, परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए। अब देख लो, पहला विकल्प बिल्कुल ही गलत है, मैं अपना काम स्वयं कर देता हूँ। होना क्या चाहिए? मैं अपना काम स्वयं कर लेता हूँ। शायद वो अवश्य आएगा, एक तो ये भी दिया है अवश्य आएगा और शायद भी लगा है, संदेह भी बना हुआ, तो ये भी वाक्य बिल्कुल गलत है। भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं, भारत में अनेक जातियों के लोग रहते हैं, तो इसलिए विकल्प 2 सही है, अन्य सभी विकल्प अशुद्ध हैं, इसलिए यही आपका उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रश्न 18, निम्न में से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? 1, पुष्पांजलि। 2, मंत्री परिषद। 3, वाल्मीकि। 4, आध्यात्मिक। इसका विकल्प 3 सही है, वाल्मीकि। मित्रों विकल्प 3 जो है यही विकल्प सही है, अन्य तीनों ही विकल्प गलत हैं। पुष्पांजलि शब्द नहीं होता, शब्द होता है पुष्पांजलि, ला पे छोटी ई की मात्रा रहती तब ये शब्द शुद्ध हो जाता। मंत्री परिषद नहीं होता, शब्द होता है मंत्री परिषद, त्रा पे छोटी ई की मात्रा रहती है। आध्यात्मिक मित्रों कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता है आध्यात्मिक, तो बड़ा आ रहता, अगर बड़ा आ रहता तो ये शब्द सही हो जाता। अगला प्रश्न, प्रश्न 19, निम्न में से माघ विरचित कृति है? 1, बुद्ध चरितम। 2, स्वप्नवासोदत्तम। 3, रघुवंशम। 4, शिशुपाल वधम। इसका विकल्प 4 सही, शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम जो है ये माघ द्वारा रचित है। बुद्ध चरितम अश्वघोष जी की रचना है। स्वप्नवासोदत्तम ये भास की रचना है, जो सबसे पहले नाटककार हुए भास मित्रों, ये कालिदास से भी पहले के हैं। रघुवंशम ये कालिदास द्वारा रचित है। अगला प्रश्न, प्रश्न 20, नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा, ये देखना है इसमें विभक्ति कौन सी है? 1, द्वितीया विभक्ति। 2, चतुर्थी विभक्ति। 3, तृतीया विभक्ति। 4, पंचमी विभक्ति। इसका विकल्प 2 सही है, चतुर्थी विभक्ति। मित्रों नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा इस प्रकार से भगवान से संबंधित शब्द कहीं पर भी आए तो आप चतुर्थी विभक्ति या संप्रदान कारक लगाओगे। क्या लगाओगे? चतुर्थी विभक्ति या संप्रदान कारक। जहाँ पर भगवान से पूजा पाठ से संबंधित इस प्रकार के कहीं पर भी शब्द हों वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति या संप्रदान कारक होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 21, निम्न में से कौन सी रचना श्री हर्ष की नहीं है? 1, शिशुपाल वध। 2, अर्णव वर्णन। 3, छिंद प्रशस्ति। 4, नव साहसांक चरित चंपू। इसका विकल्प 1 सही है, शिशुपाल वध। ये शिशुपाल वधम जो है या शिशुपाल वध ये माँ की रचना है, अन्य तीनों श्री हर्ष जी द्वारा रचित हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 22, ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद होगा? 1, ऋग प्लस वेद। 2, ऋग प्लस वेद। 3, ऋग प्लस वेद। 4, ऋ प्लस गवेद। इसका विकल्प 3 सही है, ऋग प्लस वेद। यहाँ पर व्यंजन संधि है, पहले का की जगह तीसरा वर्ण गा हो गया है। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 23, गांव के दोनों ओर रास्ते हैं का संस्कृत में सही अनुवाद होगा? 1, ग्रामस्य परितः मार्गाणि सन्ति। 2, ग्रामम उभयता मार्गो स्तः। 3, ग्रामम उभयता मार्गः सन्ति। 4, ग्रामस्य उभयता मार्गो स्तः।
इसका विकल्प 3 सही है। ग्रामम उभयता मार्गः सन्ति। मित्रों यहाँ ग्रामम माँ में हलंत भी रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर द्वितीया विभक्ति है। ये जहाँ पर दोनों, चारों, सर्वत्र इस प्रकार के शब्द हों वहाँ पर द्वितीया विभक्ति होती है। तो इसका विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न 23। काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं? 1 सत्व रजतम, 2 ओज प्रसाद माधुर, 3 गौड़ी। ये गौड़ी होगा और ये डब बिंदी रहेगी नीचे मित्रों, तो ये अड़ा बन जाएगा। गौड़ी, वैदर्भी, पांचाली, 4 उपमा अर्थ गौरव पद लालित्य। इसका विकल्प 4 सही है। उपमा अर्थ गौरव पद लालित्य। मित्रों ये जो भारवी जी थे, जो कालिदास थे, वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? उपमा अलंकार के लिए, उपमा के लिए। भारवी जी अर्थ गौरव के लिए, ठीक है। लेकिन ये महाकवि माघ जो हैं ये तीनों गुणों से विभूषित माने जाते हैं। इनके काव्य में उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य ये तीनों ही गुण मिलते हैं। अगला प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। कालिदास की किस रचना को दूत काव्य माना जाता है? 1 अभिज्ञान शाकुंतलम, 2 विक्रमोर्वशीयम, 3 मेघदूत, 4 मालविकाग्निमित्रम। इसका विकल्प 3 सही है, मेघदूत। मेघदूत में मित्रों ये संदेश दिया जाता है, मेघ के माध्यम से भेजा जाता है, माने बादल के माध्यम से, इसलिए यह दूत काव्य माना गया है। कालिदास की रचनाओं की संख्या 7 है मित्रों। अब यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है सारे प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगे। यदि कहीं पर किसी प्रश्न में कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट्स करिएगा। आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।